दूसरे दौर के दंगल में इस वक्त देश भर की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है और इन 88 सीटों में शामिल है छत्तीसगढ़ की 3 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें। और हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है अब तक की वोटिंग प्रतिशत जो हमको मिला है इस पर बातचीत करने के लिए मृणाल पंत साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता, मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। पंत साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। इधर हमारे साथ में जुड़े हैं विकास मरकाम साहब, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के। नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBS 24 पर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब हैं जो दशकों से हमारे साथ इलेक्शन में जुड़ते आए हैं और उनका ओपिनियन भी हम लगातार सुनते हैं, हर पक्ष की राजनीति पर वे बारीकी से नज़र पकड़ रखते हैं। नमस्कार रवि सर, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि जी, पहले मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं। अभी हम देख रहे थे आपके साथ में वोटिंग प्रतिशत दोपहर तक का जो है एक जगह 40% से भी नीचे है और जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है उसका वोटिंग परसेंट भी तकरीबन 37-38% है। ये क्या संकेत लग रहा है? देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात तो यह है कि गर्मी है, गर्मी काफ़ी तेज़ गर्मी है, तो इसलिए लोग निकलने में दिक्कत हो रही है, लोग काफ़ी है। दूसरा, इस बार आप देखेंगे चुनाव में एकदम माहौल शांत रहा, कोई उत्साह नहीं रहा, मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं रहा और जो प्रत्याशी रहे पुराने तरीके से प्रचार करने की बजाय सोशल मीडिया पे ज़्यादा निर्भर रहे। इस वजह से भी लोगों में मतदान को लेकर या प्रत्याशियों को लेकर या चुनाव को लेकर जो रुझान होना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए इसका असर सीधा मतदान पर पड़ा। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जहाँ तक महासमुंद और कांकेर में सबसे ज़्यादा अभी तक 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो वहाँ पर कुछ जगह पे मतदान सुबह से भी शुरू हो गई 7 बजे से, तो वहाँ एक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत कम है और इसलिए राजनांदगांव में, ग्रामीण के अलावा कवर्धा और राजनांदगांव जैसे इलाके हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंट काफ़ी कम हुआ। और जिस तरह से प्रत्याशियों में प्रचार किया और वो किया रहा, उसके वजह से जो उम्मीद की जा रही थी कि राजनांदगांव बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है और वहाँ लोगों में उत्साह रहेगा, लेकिन वहाँ पे उत्साह नहीं रहने का मतलब है कि मतदाताओं में या जनता में इस चुनाव को लेकर रुझान कुछ कम है। मृणाल जी के पास चलते हैं। मृणाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूरे आप प्रचार को देखें, कैंपेन को देखें, जैसा रवि जी कह रहे हैं उनसे थोड़ा सा हम हल्का सा अगर देखें तो फर्स्ट फेज की तुलना में दूसरे फेज में फिर भी हर दिन हमको कुछ मुद्दे दिखाई पड़े। हालांकि मुद्दे की बात कितनी थी ये बात देश की जनता ने भांप ली। कई बार मंगलसूत्र पर, विरासत टैक्स के ऊपर, कौन किसको कहाँ किस तरीके से किस अंदाज में थोड़ा आंखें दिखा रहा है या नीचा दिखा रहा है, इन सब के ऊपर बहस होती रही, लेकिन हर दिन एक मुद्दा कम से कम गरमाया रहा। ये सेकंड फेज में क्या ये सब काम आता दिख रहा है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में आप जहां बैठे हैं, होशंगाबाद में ही एक प्रतिशत हमको दिखा है 46% के आसपास 1 बजे तक का, बाकी सारी जगहों के ऊपर प्रतिशत इससे कम है। आप कैसे देख रहे हैं? ये मतदान प्रतिशत और मुद्दों पर भी मैं बात करूंगा। उससे पहले थोड़ी देर पहले अमित शाह जी का भाषण चल रहा था राजगढ़ में और मैं सख्त आपत्ति इस पे दर्ज कराना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कुछ साल पहले तक पूरा ग्वालियर चंबल डाकुओं से भरा पड़ा था। ग्वालियर चंबल में भले ही कुछ 10, 20, 25 लोग बागी हो गए होंगे, लेकिन पूरे ग्वालियर चंबल के 2 करोड़ लोगों को डाकू कह देना पूरे समूचे क्षेत्र का घोर अपमान है। मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि वो अपना बयान वापस लें और इस अपमान पर माफ़ी मांगें। चुनाव चलते रहते हैं और हम उसके लिए कुछ भी बयान दे दें, ये उचित नहीं है। आपने ठीक कहा, मतदान कम होने के भी कुछ कारण हैं और उसके बाद जो परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में वो भी हम सबको दिखाई दे रहा है। 2-3 कारण मुझे लगते हैं मतदान कम होने के। यूँ तो राजनीतिक तौर पे हर दल उसे अपने अपने तरीके से डिफाइन करेगा, लेकिन मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ तो 2-3 चीज़ें आपको राजनीति से अलग हटकर बताना चाहता हूँ जिस पर आमतौर पे हम ध्यान नहीं देते। एक, मतदान कम होने का कारण ये हो सकता है, जैसा शुरू हुआ कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद शुरू के 4-5 चुनाव में 1970-75 तक हुआ करता था कि लोगों को अपनी रोजी रोटी की, एक दिन की रोजी रोटी की ज़्यादा चिंता होती थी
कि एक दिन की मजदूरी खत्म नहीं हो जाए, इसलिए कई सारे लोग मतदान करने नहीं जाते थे। सवाल नंबर 1, क्या वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में दोबारा आ गई है? दूसरा, पिछले 10 सालों में क्या इस तरह का वातावरण निर्मित हुआ है कि मतदाता को इस बात का डर है कि जब वो मतदान देकर वापस आएगा और उसके बूथ का परिणाम खुलेगा, कोई एक पार्टी जीतेगी, कोई एक पार्टी हारेगी, तो क्या उस परिणाम से उसकी बूथ की शांति व्यवस्था, उसके गांव पे अशांति होने की उम्मीद रहेगी? क्या उसका दुष्परिणाम उसको झेलना पड़ेगा? ये दूसरा सवाल है। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको ऐसे ही दरकिनार नहीं किया जा सकता। और तीसरा, सत्ताधारी दल से आम मतदाता के मन का रुझान कम हुआ है, उसका नए पॉलिटिकल नैरेटिव में विश्वास कम है। जो मुद्दे चर्चा में आ रहे हैं उनको वो मुद्दा ही नहीं मानता, इसलिए भी वो वोट देने नहीं जाना चाहता। ये 3 चीजें समाजशास्त्र की दृष्टि से, राजनीति से अलग हटकर भी मुझे समझ में आती। चलिए, आपने 3 बातें की, मैं आपकी तीनों बातों पर उत्तर ले लूंगा। हमने इतने सारे चुनाव देखे, आएंगे मृणाल साहब, मुद्दों पर आएंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी स्टेज है इस पर एक बार उत्तर ले लूं, सबको एक बार हम सुन लें, पुनः मैं आपके पास आऊंगा, आप मुद्दों पर भी अपनी बात रखिएगा, अवश्य रखिएगा। विकास मरकाम साहब, मृणाल पंत साहब को भी आपने सुना और रवि जी को भी आपने सुना, आपका खुद का भी अपना कोई एक आकलन होगा। आखिर इतने एग्रेसिव प्रचार सेकंड फेज के लिए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री से लेकर ऐसा कोई केंद्रीय नेतृत्व वाला चेहरा नहीं है जिसने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दस्तक ना दी हो, बावजूद इसके फर्स्ट फेज का दोपहर तक का मतदान आप देखें और अभी का देखें, दोनों में आपको कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। दिखेगा तो वो डाउन साइड ही है, मतलब कम ही है। क्यों? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में भी आप ही के रिपोर्ट में मैंने देखा कि कुल 53% लगभग मतदान 1 बजे तक हो चुका है। तो मैं जिन लोगों ने मतदान किया है, ऐसे सभी हमारे मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने भीषण गर्मी में वो अपने घर से निकल कर आए और उन्होंने मतदान किया। आप देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, धूप थोड़ी कम होगी 3 बजे के बाद। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फेज पे देखा था कि 3 बजे के बाद लंबी लंबी लाइनें लगी रही, जो 7 बजे और 7:30 बजे तक मतदान बस्तर में हुआ। और वैसा ही मतदान आप देखिएगा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी होगा। अभी मैं पंत जी को सुन रहा था, वो समाज शास्त्र की कुछ बातें बता रहे थे, तो मुझको लगता है कि वो पुरानी पुस्तकें पढ़ के आए हैं। अभी वर्तमान में दौर बदल गया है, नई पुस्तकें उनको उपलब्ध करवाएंगे, नई पुस्तकें वो पढ़ें ताकि उनको ये मालूम हो सके कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है, मनरेगा बंद रहता है, जो हमारे अन्य संस्थाएं हैं, अर्धशासकीय संस्थाएं हैं, उनमें हम बताए रहते हैं, जो हमारी फैक्ट्री रहती है उनमें बताया गया रहता है कि आज कोई काम नहीं होगा, आज अवकाश रहेगा। तो अवकाश और बाकी चीजों से इसको जोड़ के न देखिए। अभी रवि जी को भी मैं सुन रहा था, रवि जी ने बहुत सही बात कही कि भीषण गर्मी के कारण और कुछ चीजें और हैं, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार मतदान होता है वैसा ही मतदान इस बार भी होगा और उससे बढ़कर मतदान होगा, आप देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, आपके उम्मीद के साथ हम भी उम्मीद लगाते हैं और आपके सामने भी हम यहाँ कह रहे हैं। और सुबह से हर बार मेरा हर एक सहयोगी IBC24 हर किसी से कहता है कि आपके क्षेत्र में मतदान है तो बजाय आप अगले 5 वर्ष तक कोई शिकवा शिकायत करें, आज आप जाएं, वक्त निकालें, इसे अपनी ड्यूटी का सबसे प्राथमिक हिस्सा मानें और जाकर आप वोट करें। लेकिन विकास मरकाम साहब, एक छोटा सा, आपने समाजवाद के जो 3 तर्क दिए गए थे उनको भले ही खारिज कर दिया कि छुट्टी भी है और दूसरा अब ऐसा कोई समस्या नहीं है जो पुरानी थी जिसके लौटने का जिक्र या अंदेशा मृणाल पंत साहब कह रहे थे। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में आपने ओवरऑल प्रतिशत देखा, सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर आप बात स्किप कर गए। आखिर क्या वजह है? जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव, जिस पर एक बड़े तेजी और तीव्रता के साथ वोटिंग आपके साथ हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां ये हाल, आज की तारीख का ये प्रतिशत, अभी तक का ये प्रतिशत। बिल्कुल, मुझको भी ऐसा लग रहा है कि राजनांदगांव जो सीट है उस पे मतदान कम हो रहा है। उसका क्या कारण है वो कार्यकर्ता अभी एक दूसरे से बातचीत करके उसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन ऑल टोटल बातचीत से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं कि मतदाता अपने घर से निकलेंगे और मतदान करेंगे। ठीक बात है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मुद्दे और जिस अंदाज में प्रचार आगे बढ़ा, जिस एग्रेशन के साथ में बढ़ा,
क्योंकि एक पक्ष ये कहता रहा कि इसमें थोड़ा सा दम्भ ज़्यादा है, थोड़ा सा एक तरफा चीज़ों को ले जाने वाली बात ज़्यादा है। एक आंकड़ा जो था पहले फेज में बहुत गूंजा, 400 पार 400 पार 400 पार। इसके बाद में कहा कि जनता को ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वोटिंग प्रतिशत पहले वाला आप देख लें। हालांकि पिछले 19 के मुकाबले महज 1% का डिफरेंस था अगर हम देखें तो फर्स्ट फेज में, लेकिन इसने बहुत असर डाल दिया आपके कैंपेन पर। बावजूद इसके अगर असर नहीं होता है, नहीं दिखता है, तो क्या फिर पुनः आपको आकलन करना पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार पे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। चुनाव जीतने का जो हमारा जो आकलन है, वो आकलन हम अपने विकास के कार्यों से लगाते हैं। हमारे विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी गारंटी दी थी, वो मोदी गारंटी हमने पूरा किया है। उसके कारण हमको लगता है कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देखिए, मोदी गारंटी के तहत हमने कहा था कि हम 2 साल का पुराना बकाया बोनस देंगे, हम वो बोनस दे चुके हैं। हमने कहा था कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने जिन 18 लाख लोगों का, गरीबों का प्रधानमंत्री आवास रोका था, उनको हम आवास प्रदान करेंगे। आज उनकी फाइल पे दस्तखत हो चुके हैं। आज 18 लाख गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिलने की प्रक्रिया चालू है, बहुत लोगों को मिल भी चुका है। उसी प्रकार हमने वादा किया था, मोदी गारंटी के तहत हमने संकल्प लिया था कि प्रति किसान प्रति एकड़ हम 21 क्विंटल धान 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे। आज हमने 21 क्विंटल धान खरीदा और 3100 रुपए का भुगतान। विकास जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये बात कर रहे हैं। आप लोग मतलब कोई भी नेता जब मुद्दे की बात करता है, प्रॉमिस की बात करता है, 1000 रुपए देंगे। विकास जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक एड्रेस, पब्लिक मीटिंग में आप सुनते हैं ना बड़े लोगों को, आपके स्टार कैंपेनर्स को, आपके मतलब दोनों पक्षों के, तो फिर वहां आरोप प्रत्यारोप किसने किसको कहां कैसे नीचा दिखाया, थोड़ा इस पे है। क्या जनता को ये बात अच्छी लग रही है? हर दिन हम सवाल उठाते हैं, ये सवाल आज आपको जरूर पूछना चाहिए, कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए, करते भी होंगे अवश्य। मृणाल पंत साहब, आप मुद्दों की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय 25 गारंटियों का जिक्र किया, उनका भी असर नहीं है क्या? क्योंकि अब की बार प्रचार बिल्कुल यूथ जिस जगह पर है, मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं उनके पास सारे अपडेट्स आप भी पहुंचा रहे हैं। फिर ये प्रतिशत क्यों? ये नीरसता चलिए सत्ता पक्ष के खिलाफ हो सकती है, लेकिन एक ट्रेंड ये भी रहा है, पुराना आपने समाजशास्त्र बताया, एक ट्रेंड ये भी रहा है कि अगर सत्ता में परिवर्तन चाहिए तो भरपूर वोट होता है। फिर इस लिहाज से आप कहां देखते हैं अपने आप? देखिए, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की तरह ईवीएम का न तो प्रोग्राम है, इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि ये परिणाम किस दिशा में जाएगा। मतदाता का मन क्या है ये तो परिणाम आने पे ही पता चलेगा, लेकिन जो आभास होता है वो आभास ये होता है कि मतदाता परिवर्तन करना चाहता है। जो मुद्दों की स्थिति है उस पर अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात ये आती है कि इस देश ने इतने सारे चुनाव पहले भी देखे, पहले भी प्रधानमंत्री प्रचार करने आया करते थे, और इन प्रधानमंत्रियों में इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इन सब लोगों का भाषण सुनने पक्ष विपक्ष के दोनों के लोग जाया करते थे। इनके भाषण की एक गरिमा हुआ करती थी, एक स्तर हुआ करता था। आज के चुनाव हैं तो हिंदुस्तान के, लेकिन इसे पूरी दुनिया देख रही है। जैसे हम अमेरिका के चुनाव की बात करते हैं, हमें पता है ट्रंप और बाइडेन अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही इस हिंदुस्तान के चुनाव को भी सब देख रहे हैं। ऐसे में अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जिस स्तर की भाषा दूसरे दौर के चुनाव में कर रहे हैं, मतदान पहला प्रतिशत कम होने के बाद, ये चिंता की बात है। क्षमा कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूं, पर ये बात निकल ना जाए। आपने जो चर्चा छेड़ी है, क्या आपने राहुल जी का प्रधानमंत्री जी के लिए संबोधन और जिस तरह का, मैं इसे स्लैंग भी नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उन्हें संबोधित किया, आपको वो ठीक लगता है? हम किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन चूंकि आप इसके पक्षधर हैं तो आपके सबसे बड़े नेता जिस तरह का संबोधन यूज करते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए पब्लिक मीटिंग में, क्या वो ठीक है? वो लोगों को पसंद आएगा? इसमें कोई दो
इसमें कोई दो राय नहीं कि पक्ष विपक्ष दोनों के नेताओं को एक सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण स्तर विचार विमर्श का आरोप प्रत्यारोप का रहना चाहिए। ये तो लोकतंत्र की मूल भावना होनी चाहिए। लेकिन जो बड़े हैं, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके ऊपर इस बात की ज्यादा जिम्मेदारी है कि जब वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं राजनीति का, तो वो एक स्तर का ध्यान में रखते हुए, अपने पद की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए नैरेटिव सेट करें। मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से और बाकी लोगों से कि चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत भी होते रहेगी, लेकिन आपके साथ साथ केवल चुनाव प्रचार नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके साथ इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान, इस देश की मर्यादा भी जुड़ी हुई है। कृपया उसका जरूर ध्यान रखें। विकास मरकाम साहब सहमत होंगे इस बात से? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आप भी कहते हैं, आपके नेता भी कहते हैं, लेकिन भाषाई स्तर हमला करने में, और अब तो ये भी बात देखी गई है कि यहाँ तक आयोग नोटिस जो देता है वो तथ्यों से अलग जाकर बात करने पर भी दे रहा है राष्ट्रीय अध्यक्षों को। कल की बात, बहुत पुरानी बात नहीं है। बिल्कुल। अभी मैं कांग्रेस के हमारे मित्र को सुन रहा था, हार के पहले ही हार का क्या कारण होगा उस पर वो विचार कर रहे हैं, और अभी से वो ईवीएम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो भाषाई मर्यादा की बात उन्होंने की, आपने देखा होगा कि कल किस प्रकार राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणियां की, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस टिप्पणी का जो जवाब दिया। आप दोनों को आप लाइव चलाइए तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार नीचे स्तर पर जाकर राहुल गांधी जी ने बयान दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे सम्मान पूर्वक उसका जवाब दिया। भाषाई मर्यादा कांग्रेसी हमको न सिखाएं, कांग्रेसी जो है पहले इस पर अमल करें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं को वो इस बारे में बताएं। चलिए ठीक है, आपने बड़ी सफाई से वो हो गया, लेकिन आप इस बात को स्किप कर गए कि वो नोटिस दोनों साइड, दोनों अध्यक्षों को गया है, और दोनों अध्यक्षों को गया तो फिर जाहिर सी बात है कि शिकायतों में कहीं ना कहीं कुछ तो बात आई होगी। लेकिन ठीक है, रवि भोई साहब आप बताइएगा। नोटिस गया है, नोटिस गया होगा, लेकिन आप स्वयं उसको तय कर सकते हैं। आप दोनों का बयान दिखाइए। विकास साहब आज की तारीख में कोई बयान किसी भी मंच पर दिया गया, कोई भी बयान, मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, कोई भी बयान आज की तारीख में किसी से छिप नहीं सकता। आप वहां बयान देते हैं, सैकड़ों मोबाइल फोन से उसके वीडियोस वायरल होते हैं, हर जगह जाते हैं, सब अपने चश्मे से देखते हैं, ये भी एक फैक्ट है। रवि भोई साहब, जो दोनों पक्षों के नेताओं के एक दूसरे के प्रति संबोधन है, क्या ये जनता को वोटिंग के लिए आगे लाते हैं या थोड़ी नीरसता पैदा कर रहे हैं? हम उबाऊपन आपको लगने लगा कि ये तो अब आम सी बात हो गई? देखिए पुनीत जी, पहले के ज़माने में मुद्दों पे होती थी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लोगों की समस्या हो, पानी की समस्या हो, विकास की हो, सड़क की हो, लेकिन वो मुद्दे छूट गए हैं कहीं ना कहीं पीछे, ऐसा लगता है। अब वो व्यक्तिगत मुद्दे या फिर पार्टी के हिसाब से या जो जनता में उद्वेलित करने वाली बातें ज़्यादा उठती, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, विरासत टैक्स की बात हो, या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात हो, ये सब बातें, तो ये निश्चित तौर से जनता को लगता है कि उनसे जुड़ी चीज़ें की बात चुनाव में होना चाहिए कि हम 5 साल में या 10 साल में क्या काम किया, या आने वाले 5 साल में हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। ये बातें चुनाव में कहीं न कहीं गायब या नदारद दिख रही है, जिसका असर इस चुनाव में पड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि जो बात कर रहे हैं, जो प्रचार का तरीका है, वो कहीं न कहीं वो भी कर रहा है लोगों को कि लोगों को लगने लगा कि चुनाव आते जाते रहते, नेता चुन लिए जाते हैं, उनका हित की बात नहीं होती। तो लोगों को विश्वास जगाना पड़ेगा नेताओं को कि सरकार उनकी है और उनके लिए ही काम होती है, काम किया जाएगा, तो तब जाके जनता आगे आएगी और लगेगा इस चुनाव में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, और नेता ही नहीं, हमको भी अच्छी सरकार चुनना चाहिए, और अच्छी सरकार चुनने के लिए हमें भी आगे आना चाहिए। तो ऐसे मुद्दे तय होने चाहिए चुनाव में जो जनता को उद्वेलित करे, उनके जीवन से जुड़े मुद्दे हों या उनको प्रभावित करने वाले मुद्दे हों। मृणाल पंत साहब, बड़ी मेहनत से कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया। ये आपके तमाम दिग्गज नेता राहुल जी हर बार बोलते हैं, रात 12 बजे जब वो कहीं से लॉन्च करके आते हैं,
दक्षिण से, तो वो गाड़ी में भी बैठते हुए इसका वीडियो बनाकर अब शेयर कर रहे हैं कि देखें हमने आप लोगों से पूछ कर मैनिफेस्टो बनाया। लेकिन दिन भर की अगर आप डिबेट देखें, मंच के ऊपर आपके और विरोधियों के नेताओं के बयान देखें, तो ऐसा लगता है कि अगर एक मंगलसूत्र आया है, अगर एक विरासत टैक्स आया है, तो आप देखें दिन भर उसका जवाब देते कांग्रेस पार्टी के लोग नजर आते हैं, जो कि बड़ा ही औगने के स्वाभाविक है। लेकिन क्या ऐसे में मैनिफेस्टो पर वाकई बात हो रही है? क्या वाकई मुद्दों की तुलना हो रही है? क्या उस पर आप लोग अपनी बात पहुंचाते हैं, लोगों तक वो पहुंच रही है? इस बात को समझने की जरूरत है कि इस तरह का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बनाने की क्यों कोशिश कर रही है। वास्तविकता यह है कि जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों को उनके हक और अधिकार देने का मुद्दा, फसल की उपज कीमत देने का मुद्दा, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की गारंटियां फेल हो गई हैं। क्या 10 साल पहले की गारंटी हमें याद नहीं है? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। 10 साल पहले की गारंटी हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 10 साल पहले की गारंटी हर किसान की आय दोगुनी होगी। इन सब चीज़ों पे मोदी की गारंटी फेल हो गई है, और चूंकि ये गारंटी इस चुनाव में वापस चलने वाली नहीं है, इसलिए सरकार मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। मुद्दों पर बात तो कांग्रेस पार्टी ने की है, अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से की है, और ये चुनाव मुद्दों का चुनाव न बन जाए, इस कोशिश में पहले चरण के बाद पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप लग गई है। इसीलिए ये नए नए मुद्दे जिनका आप जिक्र कर रहे थे निकल कर आए हैं। आम जनता से, आम मतदाता के जीवन से, भारत की विकास से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा हो कि ये चुनाव मुद्दों पर हो, मैनिफेस्टो पर हो, विकास के मुद्दों पर हो, सरकार की जवाबदेही पर हो, और इन सबसे बढ़कर इस बात पर हो कि हमने अब जिस सांसद को चुनकर भेजा है वो सांसद क्या अपने दायित्व को पूरा कर पाया है। मुझे दुख है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद इस बात पर चुनाव नहीं लड़ रहा, अपने नाम और काम के आधार पर वोट नहीं मांग पा रहा, वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा है। इसका सीधा मतलब है कि उसने जनता के सम्मुख यह स्वीकार कर लिया है कि वो भले ही 1 बार 2 बार या 3 बार का सांसद रहा हो, जनताओं की अपेक्षा पर न पहले खरा उतरा है न इस बार खरा उतरेगा। इसलिए खुद के दम पर वो खुद की कार्यक्षमता लेकिन ये तो मृणाल जी देश के चुनाव है ना। देश के चुनाव में अगर आपका कोई नायक सामने है, अगर आपका एक कोई फेस सामने है, तो ये तो बेहतर बात है। बल्कि आप और पूरा इंडिया गठबंधन इसी बात पर तो घिरता रहा है कि उनके सामने फेस कौन, ये आप तय नहीं कर पा रहे, और सबके अपने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो हैं, जबकि आप साझा कलेक्टिवली चुनाव लड़ रहे हैं किसी एक सूत्र के मुताबिक सीटों के विभाजन के साथ। लेकिन सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है। जब आप सरकार में आएंगे तो कौन एक फेस होगा, इस पर मध्य प्रदेश में ही सबसे बड़ा वार हुआ है कि 1 साल में 1 पीएम वर्सेस 5 साल में 5 पीएम, क्या इसके लिए देश तैयार है, ये तक कहा गया। तो क्या ये एक चेहरा होना आपके लिए कमजोरी है, सामने आपकी नहीं है और वहां है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले भी इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री चुने गए थे तब वो पहले से चेहरा नहीं थे, लेकिन कितनी कुशलता से उन्होंने देश का नेतृत्व किया और कितने गंभीर आर्थिक संकट से देश को बाहर निकाला। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब वो पहले से चेहरा नहीं थे, दौर और उस दौर की पॉलिटिक्स आपको थोड़ी इस दौर से अलग नहीं लगती? फिर उन्होंने इतनी कुशलता से देश चलाया कि जनता ने उन्हें दूसरा मौका भी दिया। वो दौर और उस दौर की पॉलिटिशियंस, उस दौर की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फर्क क्या आप महसूस नहीं करते? बिल्कुल नहीं, 10 साल का ही तो अंतर है। और एक रवि जी मैं आपका भी कमेंट चाहूंगा। 10 साल क्या होते हैं, ये नरसिम्हा राव जी का एग्जांपल मैं कई बार हम सुन चुके हैं, क्योंकि जब से वो 1 पीएम वर्सेस 5 पीएम, मतलब 5 प्रधानमंत्री 1 प्रधानमंत्री वाली बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है, तब से हम ये बात सुन रहे हैं बहस में। लेकिन क्या तब से बहुत बड़ा फर्क आप नहीं देखते, या आपको भी लगता है कि कोई फर्क नहीं है, इसी स्थिति में आज गठबंधन है? देखिए पुनीत जी, नरसिम्हा राव के ज़माने में अलग था और अब अलग है। उस समय कांग्रेस किसी दल से समझौता इस तरह से नहीं की थी, और आज कांग्रेस को कई दलों से, चाहे वो आरजेडी से हो या समाजवादी पार्टी से हो, डीएमके से हो, ऐसे दलों पे निर्भर है, उनसे समझौता करना पड़ रहा है। ये ज़माना उस समय नहीं था। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी जो हुआ था, घटना हो गई थी, उसके बाद चुनाव हुए थे, और
तो उस समय स्थिति कुछ अलग थी और आज स्थिति अलग है। तब कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती थी और अकेले दम पे चुनाव लड़के वो आई थी। आज ऐसी स्थिति नहीं है, तो आज परिस्थिति अलग हो गई। आज इंडिया गठबंधन है, इसमें ये तय नहीं है कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है या फिर कोई और दूसरा होगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ, समय के साथ परिस्थितियाँ बदली हैं, तो नई परिस्थिति में नई बात होगा। क्या एनडीए गठबंधन में का तो चेहरा तो है ही मोदी जी, तो उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या राहुल जी होंगे चेहरा, इस पर भी कई आपत्ति है। ममता बनर्जी को पसंद भी नहीं है। तो ऐसे अजीब परिस्थितियां हैं। तो परिस्थितियां बदली, नरसिंह राव तुलना या फिर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना आज की परिस्थिति करने एग्जैक्टली। और आज की पीढ़ी के बीच में जिस अंदाज में बातें रखी जा रही, एक बात का उत्तर में ले लो विकास मरकाम साहब से। विकास जी, जो मृणाल जी ने कहा, ये बहुत से लोगों ने कहा है और बहुत से लोगों के जहन में ये बात आई है। क्या पहले फेज के बाद में जो आपने हर दिन के लिए एक मुद्दा, एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सेट किया, जानबूझ करके किया ताकि असल मुद्दों पर, मैनिफेस्टोज के ऊपर केंद्रित ना हो पाए बहस? भारतीय जनता पार्टी ने कोई एजेंडा या कोई नैरेटिव सेट करने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 सभाओं में अपनी भागीदारी निभाई है। बस्तर के भी सभा में मैं पूरे समय मौजूद था और धमतरी की सभा में भी मैं पूरी तरह मौजूद था। दोनों सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल में किए गए विकास के कार्यों के बारे में ही बताया। उन्होंने ये बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इस सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोका हुआ था। उस प्रधानमंत्री आवास को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी बताया कि जल जीवन मिशन का काम छत्तीसगढ़ में लगभग मात्र 33% हुआ है। कहीं टंकी बना है तो पाइपलाइन नहीं बिछी है, कहीं पाइपलाइन बिछा है तो टंकी नहीं बना हुआ है, कहीं टंकी और पाइपलाइन दोनों का काम हो गया है तो वहां बोर नहीं हुआ है। ये कांग्रेस की सरकार में हुआ, जबकि ये काम 2022 तक पूरा हो जाना था। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी है तो हम उस काम को पूरा कराएंगे। ये इन बातों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के बीच गए हैं, मतदाताओं के बीच गए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के विभिन्न नेता अपने घोषणा पत्र, जो उनके 5 वादे हैं, उनको लेकर आए, तो उनके बारे में भी बताना, उनके बारे में भी बातचीत करना, ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है और इसीलिए ठीक है, होना भी चाहिए। रवि भाई साहब, एक छोटा सा कमेंट आप देंगे, मुद्दों पर कितने प्रतिशत बात हुई है अगर हम केवल सेकंड फेज को देखें फर्स्ट फेज के बाद? क्योंकि एक पहले फेज की सभा का जिक्र कर रहे हैं विकास मरकाम साहब और एक दूसरे फेज की सभा का, आपको लगता है बिल्कुल सिमिलरिटी रही है या जैसा हर दिन के लिए हमने एक मुद्दा महसूस किया वो रहा है? देखिए पुनीत जी, निश्चित तौर से मुद्दों की बात तो हुई लेकिन बहुत कम बात हुई। दूसरे बातों पे ज़्यादा बात हुई और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी ने तो पहले विकास की बात की, चाहे बस्तर के में, बाद में कांग्रेस के नेताओं ने भी और बीजेपी के नेताओं ने भी मुद्दों पे बात रखनी चाहिए, घोषणा पत्र पे बात रखनी चाहिए। उसकी जगह जो तात्कालिक मुद्दे आए उस पे बात ज़्यादा होने लगी और कहीं न कहीं चुनाव को जो मुद्दों पे आधारित होना चाहिए और बातों पे हो गई, जो बयानों पे आधारित हो गई। निश्चित तौर से वही सेंट्रलाइज हो गए बातें और विवाद के कारण भी बने। चलिए, तो ये सेकेंड फेज में देश भर में 88 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं। इसी चरण में हालांकि बैतूल सीट पर भी चुनाव होने थे, लेकिन वो अब अगले फेज की तरफ चले गए, इसलिए 7 की जगह वहां अब 6 सीटों पर मत पड़ रहे हैं। दोपहर तक का जो मत प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में 50% के ऊपर पहुंचा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं, मध्य प्रदेश के तमाम सीटों में होशंगाबाद एक ऐसी सीट है जहां पर फिलहाल 45 से 46% तक मत दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है। सबसे विनम्र निवेदन भी है, ये आप लोगों के लिए एक अलार्म भी है, आप लोगों से सबसे गुजारिश है, आपके क्षेत्र में इन तमाम 9 सीटें जिन पर हम फोकस किए हैं, अगर आप वहां के निवासी हैं, अगर आप वहां के दर्शक हैं, तो आप जाएं, जाकर वोट डालें। आपके वोट डालने के बाद की तस्वीरें भी हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों, वो भी जाकर वोट करें। वोटिंग का अच्छा प्रतिशत केवल दलों की या मतदान कर्मियों की या निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जवाबदेही है। कृपया जाएं, वोट करें। 5 साल शिकायत करने से बेहतर है आज वोट करें, अपने मन के प्रतिनिधि को चुनें, अपने मन की सरकार बनाएं। लगातार अपडेट्स जारी रहेंगे, पैनल से डिस्कशन जारी रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं।